नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र मौर्य स्वागत करता हूं आपका उदित एकेडमी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम के बारे में जिसका नाम है एबीओ एंड आर सिस्टम। इस सिस्टम को हम ब्लड ग्रुपिंग नाम से भी जानते हैं। ये सिस्टम तो हम आगे पढ़ेंगे ही, उसके साथ हम पहले देख लेते हैं कि ब्लड क्या होता है। ठीक है, ब्लड क्या है? ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इन ब्लड वेसल्स। ब्लड क्या है? तो ब्लड क्या है? ब्लड एक फ्लूइड है और कनेक्टिव टिश्यू है जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ब्लड वेसल्स में। ठीक है, टिश्यू क्यों है? क्योंकि ये कई सारे सेल्स से मिलकर बना होता है। और जहाँ तक हमें पता है कि सेल से बन के मिल के अगर कोई चीज़ बनी है तो उसको हम टिश्यू नाम देते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज रिवर ऑफ बॉडी। इसको हम क्या बोलते हैं? अपने शरीर की नदी बोलते हैं। नदी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लगातार जो ब्लड है वो क्या करती है? ब्लड वेसल्स में फ्लो करती रहती है। ठीक है, और नदी में जो पानी होता है उसका भी काम क्या होता है? फ्लो करना। इसलिए इसको हमने नाम दे दिया रिवर ऑफ बॉडी। क्या क्या कंपोजिशन होते हैं ब्लड के? तो यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि प्लाज्मा, ब्लड सेल और कुछ गैसेस मिलके क्या बनाती हैं? कंप्लीट ब्लड बनाती हैं। ठीक है, जो प्लाज्मा होता है वो पूरे ब्लड का 55% होता है और जो ब्लड सेल्स है वो 45% होता है और पॉइंट समथिंग परसेंट क्या होता है? गैस होता है। ठीक है, गैस की अगर हम बात करें तो गैस में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी कुछ अदर गैसेस क्या होती हैं? ब्लड में प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा में क्या है? सॉल्वेंट है और सॉल्यूट है। सॉल्वेंट मतलब जो घोले और सॉलिड मतलब जो घुल जाए। ठीक है, तो सॉलिड सॉल्वेंट में अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है? वाटर। वाटर, और वाटर होता कितना है? 92%। किसी भी ब्लड में, होल ब्लड में, उसका पूरे ब्लड का जो 92% होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? पानी होता है। और अगर हम बात करें सॉल्यूट की, तो सॉल्यूट में हमें यहाँ पे दिख रहा है ऑर्गेनिक, यहाँ पे दिख रहा है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। कुछ ऑर्गेनिक होते हैं और कुछ इनऑर्गेनिक। अगर हम ऑर्गेनिक में बात करें तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, प्लाज्मा प्रोटीन। ऑर्गेनिक कंपोनेंट की अगर हम बात करें ब्लड के ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की, तो इसमें होता है प्लाज्मा प्रोटीन। इसके साथ साथ इसमें होता है ग्लूकोज, यूरिक एसिड, यूरिया, एटसेट्रा। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है इसके ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में आती हैं। अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक की, तो इसमें सारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ये सारी चीज़ें जो होती है वो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में होती हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा प्लाज्मा, कि प्लाज्मा में कौन कौन सी चीज़ें होती है, तो इसमें है पहले तो 92% पानी होता है और बचा हुआ जो पोर्शन है उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होता है। ऑर्गेनिक में जो है प्लाज्मा प्रोटीन होता है, ग्लूकोज होता है, यूरिक एसिड होता है। ठीक है, तो प्लाज्मा में सॉलिड में वाटर 92% और सॉरी सॉल्वेंट में वाटर 92%। और बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड में ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है। ऑर्गेनिक में हमने देखा कि प्लाज्मा प्रोटीन होता है, ग्लूकोज, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारी चीज़ें होती हैं। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में हम देखें तो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो ये बात हमने कर ली किसकी? प्लाज्मा की। अब हम बात करेंगे जो हमारा दूसरा कंपोनेंट है ब्लड का, ब्लड सेल्स। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट क्या हमारा? ब्लड सेल। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं ब्लड सेल में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी का जो पूरा नाम है वो है रेड ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी का जो पूरा नाम है वो है वाइट ब्लड सेल्स। और तीसरा हमारा जो है वो प्लेटलेट्स। ठीक है, लास्ट हमारा जो कंपोनेंट है वो गैस है। गैस में हमने पहले ही बात कर ली कि इसमें ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और भी कुछ गैसेस होती हैं। ठीक है, अब इन सारे कंपोनेंट्स के बारे में हम एक एक करके आगे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें प्लाज्मा प्रोटीन, जो कि एक प्लाज्मा का कंपोनेंट होता है और इसमें मेनली तीन कंपोनेंट्स की हम बात करते हैं। एक होता है हमारा एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन। दूसरा होता है ग्लोबुलिन
और तीसरा फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन जो है वो, इसका मेनली जो काम होता है वो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर को बना के रखना, ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर, या फिर इसको हम नाम दे सकते हैं ऑन्कोटिक प्रेशर को बना के रखना। ग्लोबुलिन जो होता है ये 3 पार्ट में होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा ग्लोबुलिन। ठीक है, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन एंड गामा ग्लोबुलिन। इन सारे ग्लोबुलिन्स की अलग अलग बात करेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे मेनली हम बात करें किसकी, गामा ग्लोबुलिन की, तो इसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन नाम से भी जानते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका इम्यूनिटी में, यानी कि हमारे शरीर में रोगों से लड़ने में इसका बहुत ही बड़ा योगदान होता है, गामा ग्लोबुलिन का। सीधा सीधा अगर इसको हम दूसरा नाम दे दें तो इसी को हम बोलते हैं एंटीबॉडी। इसी को हम क्या नाम देते हैं, एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीबॉडी। लास्ट हमारा जो है प्लाज्मा प्रोटीन का तीसरा कंपोनेंट फाइब्रिनोजन, इसका काम होता है ब्लड कोगुलेशन। ब्लड कोगुलेशन यानी कि अगर कहीं पे भी ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें उस ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में, सेकेंडरी प्लग बनाने में, सेकेंडरी कोगुलेशन करने में इस फाइब्रिनोजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो आगे चल के पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे पूरा कोगुलेशन का पाथवे, क्लॉटिंग मैकेनिज्म। तो इसमें फाइब्रिनोजन जो है वो कैसे फाइब्रिन बनता है, फाइब्रिन मेश बना के वहाँ पे ब्लीडिंग साइड पे इकट्ठा होता है और वहाँ पे फाइनली जो होती है ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्लड सेल्स में, ब्लड सेल्स में पहला जो सेल हमारा आरबीसी, जिसका हमने फुल फॉर्म पहले ही बता दिया, इसको बोलते हैं हम रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, ये रेड कलर का होता है, रेड कलर के होने का कारण इसलिए है क्योंकि इसके अंदर पाया जाता है एक कंपोनेंट जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है, और हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है आयरन, और इस वजह से जो है पूरा आरबीसी का कलर रेड कलर का हमें दिखाई देता है। आरबीसी का जो काम होता है वो होता है O2 एंड CO2 को कैरी करना, या फिर हम बोल सकते हैं कि जितने भी गैसेस होते हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह तक कैरी करके ले जाना। तो ऑक्सीजन और CO2 को कैरी करने का काम किसका होता है, आरबीसी का होता है। इसके साथ साथ आरबीसी के ऊपर कुछ एंटीजन पाए जाते हैं जो कि किस में हेल्प करते हैं, ब्लड ग्रुपिंग में। ये भी हम अभी आगे चल के पढ़ेंगे। ब्लड ग्रुपिंग के लिए कुछ एंटीजन होते हैं जो किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, तो आरबीसी के ऊपर होते हैं, और इसके साथ साथ कुछ एंटीबॉडी भी इसके ऊपर प्रेजेंट होती है जो इस एंटीजन के बिल्कुल अपोजिट होती है। ठीक है, आरबीसी की अगर हम बात करें कि नॉर्मल काउंट कितना होता है, तो आरबीसी का नॉर्मल काउंट जो है वो है 4.5 टू 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm। ठीक है, कितना होता है, 4.5 टू 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो ब्लड सेल्स है वो है WBC। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, WBC में अगर देखा जाए तो 5 तरीके के अलग अलग सेल्स पाए जाते हैं, जिसमें हम पहले की बात करें तो ये होता है न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इयोसिनोफिल, मोनोसाइट एंड लिम्फो लिम्फोसाइट्स। ये जो 3 सेल हैं इनको हम इकट्ठा बोल सकते हैं, ये हैं ग्रेनुलोसाइट्स। और ये दोनों जो सेल है इसको हम बोलते हैं अग्रेनुलोसाइट्स। ये तीनों सेल्स के अंदर हमें ग्रेन्यूल्स दिखाई देते हैं, और बाकी इन दोनों सेल्स के अंदर हमें कोई भी ग्रेन्यूल्स देखने को नहीं मिलते हैं, इसलिए इनका नाम ग्रेनुलोसाइट और इन दोनों का नाम अग्रेनुलोसाइट भी है। सॉरी। ठीक है, ओवरऑल अगर हम WBC की एक लाइन में अगर हम बात करें कि इनका फंक्शन क्या होता है, तो इनका फंक्शन होता है किसी भी पैथोजन से डायरेक्टली ये क्या करते हैं, उससे जाके फाइट करते हैं। ठीक है,
अगर हमारे शरीर में कोई भी पैथोजन जो हमारी बॉडी में कोई भी डिजीज कॉज कर सकता है, कोई बैक्टीरिया वायरस अगर हमारे बॉडी में इंटर कर चुका है, ठीक है, तो ये जो हमारे WBCs हैं, ये ब्लड वेसल से निकल के फाइनली उस टारगेट सेल यानी उस पैथोजन के पास पहुंच के और उसको क्या करती हैं, खा जाती हैं। ठीक है, ये क्या करें, ये पैथोजन है और ये हमारे WBCs इसको क्या करेंगे, अपने अंदर खा जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो इनका काम होता है वो होता है डिफेंस। डिफेंस हमारी बॉडी को बचाना। किससे बचाना, किसी भी पैथोजन से। कोई भी पैथोजन जो हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं है वो बाहर से आया तो ये WBCs क्या करते हैं, डायरेक्टली उसके पास पहुंचती हैं, उसको खा जाती हैं, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं फेगोसाइटोसिस, इस सेल्स को निगल जाना। ठीक है, ओके। अगर हम नॉर्मल वैल्यू की बात करें कि कितना होता है WBC नॉर्मल, तो ये होता है 4000 to 11,000 पर क्यूबिक mm। ठीक है, नेक्स्ट सेल जो है हमारा वो है प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स जो है इसका जो मेनली काम होता है वो होता है कोगुलेशन। कोगुलेशन, ठीक है, कोगुलेशन का मतलब हमने पहले ही बता दिया कि इसका काम क्या होता है, ब्लीडिंग को स्टॉप करना। ठीक है, स्टॉप टू ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को रोकना। और ये बनाता क्या है, ये बनाता है PPP, प्राइमरी प्लेटलेट्स प्लग। ठीक है, कहीं से भी मान लीजिए कि यहाँ पे कोई हमने स्ट्रक्चर बनाया है, ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स यहाँ से रप्चर हुई और यहाँ से ब्लीडिंग होना शुरू हो गई। ठीक है, तो ये सारे जो प्लेटलेट्स हैं वो जाके यहाँ पे क्या होंगे, एग्रीगेट होते हैं और यहाँ पे चिपक के क्या करेंगे, उस साइड को बिल्कुल क्लोज कर देंगे जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है। तो ये प्राइमरी प्लेटलेट्स प्लग बनाते हैं, क्योंकि जो सेकेंडरी होता है उसमें हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स अपना रोल शुरू कर देते हैं। तो ये टेम्परेरली क्या करता है, ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है। बाकी इसके बाद जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो एक एक करके एक्टिवेट होते हैं और फाइनली हमारा जो फाइब्रिनोजन, अभी हमने इसके पहले बात की थी, वो फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है और वहाँ पे एक जाल बना लेता है। ठीक है, और पूरी तरह से ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाती है। अगर हम प्लेटलेट्स की नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो ये जो होता है वो होता है 1.5 to 4 लाख पर क्यूबिक mm। ठीक है, 1.5 से 4 लाख पर mm³ या फिर क्यूबिक mm या फिर माइक्रोलीटर भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, सॉरी। तो ये ओवरऑल जो हो गया हमारे ब्लड के बारे में कि ब्लड का कंपोजिशन क्या है, ब्लड होता क्या है, प्रेजेंट कहाँ पे, और इनका एक एक करके फंक्शन क्या है, नॉर्मल वैल्यू कितना होता है। और अगर हम ब्लड की बात करें कि हमारे शरीर में नॉर्मल ब्लड कितना होता है, ठीक है, तो नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम कितना होता है, ये रहेगा आप लोग का होमवर्क, जो कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद हम आ जाते हैं अपने जो हमने सिस्टम शुरू किया, ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, या फिर इसको हम ABO&RH सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, ABO&RH सिस्टम जो है वो सबसे पहले किसने खोज की थी, ठीक है, क्यों खोज की थी, और इसका आगे चल के क्या रोल है, कौन लोग हैं जो यूनिवर्सल डोनर है, कौन सा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, और कैसे ये एक दूसरे को ब्लड दे सकते हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी हिस्ट्री की, तो एक फिजिशियन थे जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने सन 1900 में एबीओ सिस्टम की खोज की थी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये ईयर याद रखना। ठीक है, और किसने खोज की थी, तो कार्ल लैंडस्टीन, ये नाम और ये ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि कार्ल लैंडस्टीन ने 1900 में, सन 1900 में एबीओ सिस्टम की खोज की थी। ठीक है, इन्होंने सिर्फ एबीओ सिस्टम की उस टाइम खोज की थी, आरएच सिस्टम उस टाइम नहीं था। ठीक है, चलिए, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने एबीओ सिस्टम की खोज कैसे की, इसके ऊपर हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इन्होंने लिया एक टेस्ट ट्यूब, और टेस्ट ट्यूब में पहले इन्होंने क्या किया कि अलग अलग दो इंडिविजुअल के ब्लड को आपस में मिक्स किया। एक इंडिविजुअल था ए, ठीक है, ये पहला इंडिविजुअल था, और ये दूसरा इंडिविजुअल, मतलब एक आदमी का ब्लड यहाँ पे लिया और दूसरे का लिया और दोनों को आपस में यहाँ पे मिक्स कर दिया। तो जब एक टेस्ट ट्यूब में ब्लड मिक्स करने के बाद वहां पे कोई भी क्लॉटिंग नहीं बना, ब्लड आपस में नहीं जमा,
तो उन्होंने उस टेस्ट ट्यूब को अलग रखा, फिर उन्होंने 2 अलग-अलग आदमी के दोबारा ब्लड लिए और उसको फिर से आपस में मिक्स कराया, तो यहाँ पे उनको क्या देखने को मिला? अग्लूटिनेशन, ठीक है? यानी कि यहाँ पे जो दोनों आदमी के ब्लड थे आपस में मिलते ही वहाँ पे क्लम्प्स बन गया, क्लॉट बन गया। जबकि यहाँ पे दोनों आदमी का ब्लड जब उन्होंने मैच करा था तो कोई भी क्लम्प्स नहीं बना। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पे जब उन्होंने दोनों ब्लड को मैच कराया तो ब्लड नहीं जमा, यानी कि दोनों का ब्लड में कुछ तो ऐसी चीजें जो सिमिलर है, आपस में मैच कर रही है। और वही दूसरे जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो यहाँ पे क्या देखने को मिला कि ब्लड का क्लम्प्स बन गया। तो उन्हें समझ में आया कि हो सकता है इन दोनों आदमी के ब्लड में कुछ तो डिफरेंस होगा, ठीक है? तो ये डिफरेंस देखने के लिए इन्होंने क्या किया, कार्ल लैंडस्टेनर ने इस दूसरे एक्सपेरिमेंट में जिन 2 आदमी का उन्होंने क्या लिया था सैंपल, उसका उन्होंने आरबीसी निकाला, उस ब्लड सैंपल्स को निकाला और उसका क्या लिया उन्होंने? आरबीसी लिया, ठीक है? तो जब उन्होंने आरबीसी लिया तो आरबीसी की सरफेस पे कुछ एंटीजन पाए गए, क्योंकि हमने आरबीसी में भी पढ़ा था कि इसके ऊपर एंटीजन होते हैं जो ब्लड ग्रुपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उन्होंने देखा कि इस आरबीसी के ऊपर एक एंटीजन पाया जा रहा है, जो कि पहले वाले इंडिविजुअल का था। तो इस पे उन्होंने देखा कि एक अलग तरीके का एंटीजन है जिसको उन्होंने नाम रख दिया एंटीजन ए। फिर वही दूसरे इंडिविजुअल का उन्होंने लिया आरबीसी, तो उसमें जब उन्होंने देखा तो यहाँ पे भी एंटीजन थे, लेकिन वो एंटीजन दूसरे तरीके के थे, तो उसको एंटीजन का नाम रख दिया उन्होंने एंटीजन बी। मतलब एक आदमी के आरबीसी पे एंटीजन ए था और दूसरे आदमी के आरबीसी पे एंटीजन बी था, यानी कि अलग अलग एंटीजन थे, उन्होंने नाम रख दिया एंटीजन ए एंटीजन बी। तो उनको बात समझ में आई कि अगर ये अलग अलग एंटीजन है तो हम किसी भी अलग एंटीजन वाले ब्लड ग्रुप को दूसरे एंटीजन वाले ब्लड ग्रुप को हम नहीं दे सकते, आपस में मिक्स कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अग्लूटिनेशन हो जाएगा, ठीक है? तो इतना करने के बाद उन्होंने कुछ ऐसे आरबीसी भी देखे, कुछ इंडिविजुअल्स के ऐसे आरबीसी निकाले जहाँ पे कोई भी एंटीजन था ही नहीं, ना तो ए था और ना ही बी था। तो उनको ये बात समझ में नहीं आई कि इस पे तो एंटीजन है ही नहीं, तो इसको इन्होंने एक अलग नाम रख दिया ब्लड ग्रुप। इसको उन्होंने नाम रख दिया ब्लड ग्रुप, ये क्या है? सी ए, ठीक है? इसका नाम इन्होंने ब्लड ग्रुप सी रख दिया। बाद में इन्होंने क्या किया कि इस ब्लड ग्रुप सी को थोड़ा मॉडिफाइड किया और इस ब्लड ग्रुप सी को उन्होंने ब्लड ग्रुप ओ नाम रख दिया। और ओ जो नाम रखा इसलिए रखा क्योंकि ओ जो है ये एक जर्मन लैंग्वेज है और इसका मतलब होता है ओनी। ओनी का मतलब होता है विदाउट, विदाउट यानी कि विदाउट एंटीजन। ये आरबीसी जो प्रेजेंट है जिस इंडिविजुअल के अंदर, उसको उन्होंने एक अलग एक ब्लड ग्रुप का नाम रख दिया ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है? तो इस प्रकार कार्ल लैंडस्टेनर ने ब्लड ग्रुप ए बी ओ की खोज की, ठीक है? उसके बाद उन्हीं के 2 स्टूडेंट थे जिनका नाम था, एक का नाम था एड्रियानो स्टर्लिंग और दूसरे का नाम था अल्फ्रेड वॉन डिकैस्टेलो। इन दोनों स्टूडेंट ने, जो कि किसके स्टूडेंट थे? लैंडस्टीनर के ही स्टूडेंट थे। इन्होंने 2 साल बाद यानी कि 1902 में एक ऐसे आरबीसी को देखा जिसपे दोनों ही एंटीजन पाए जा रहे हैं। एंटीजन ए भी प्रेजेंट है एक ही आरबीसी पे और उसी आरबीसी पे एंटीजन बी भी प्रेजेंट है। तो उन्होंने बोला कि ए बी ओ के अलावा भी एक चौथा ब्लड ग्रुप है जिसका नाम है ब्लड ग्रुप ए बी, ठीक है? तो अब टोटल जो है वो 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप की खोज हो चुकी थी 1902 में, ठीक है? अब इसी के आधार पे कार्ल लैंडस्टेनर ने क्या किया कि वो ब्लड जो भी ट्रांसफ्यूजन वाला प्रोसेस था वो शुरू किए कि ब्लड ग्रुप जो जैसे एंटीजन है उस हिसाब से हम ब्लड ग्रुप देंगे। अगर किसी को ब्लड डोनेट कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने देखा कि सेम एंटीजन वाला ब्लड डोनेट करने से, ट्रांसफ्यूज करने से भी कुछ पेशेंट की डेथ हो जा रही है। तो उनको ये बात समझ में नहीं आई, तो उन्होंने क्या किया कि 1940 में फिर से उन्होंने क्या किया कि रेसस मंकी का ब्लड लिया, रेसस मंकी का ब्लड लिया और उसको इंजेक्ट किया किसके अंदर? रैबिट्स के अंदर। किसके अंदर? रैबिट्स और पिग के अंदर। रैबिट्स और पिग्स के अंदर इंजेक्ट किया और उन्होंने देखा कि लगभग 85% जो है उनका ट्रांसफ्यूजन जो है वहाँ पे क्लम्प्स देखने को मिला। वहाँ पे 85% केसेस में, ये जो एक्सपेरिमेंट हो रहा था उसमें 85% जो केसेस थे उसमें क्लम्प्स देखने को मिला, ब्लड जम गया। तो उन्होंने बोला कि ये जो क्लॉटिंग हो रहा है, मतलब कि
एंटीजन को सेम मैच कराने के बाद भी जो ब्लड का क्लम्स बन रहा है, अग्लूटिनेशन हो रहा है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो ये RH फैक्टर है, जो कि रेसस मैंकी के अंदर प्रेजेंट था। तो इस प्रकार उन्होंने 1940 में क्या किया कि RH सिस्टम की खोज की। ठीक है, उन्होंने बोला कि एंटीजन ए, बी के अलावा भी एक एंटीजन पाया जाता है जिसका नाम उन्होंने रख दिया RH एंटीजन। ठीक है, ये जो RH एंटीजन की उन्होंने खोज की, ये बोला कि जिस आरबीसी के ऊपर RH एंटीजन यानी कि ए और बी के अलावा RH एंटीजन भी प्रेजेंट है, तो उस ब्लड ग्रुप को हम नाम देते हैं पॉजिटिव। कोई भी हो, कोई भी एंटीजन उसके साथ प्रेजेंट हो, जैसे कि अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे ए पॉजिटिव। अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है लेकिन RH प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम बोलेंगे ए निगेटिव। ठीक है, तो RH प्रेजेंट होना मतलब पॉजिटिव, अगर किसी आरबीसी के ऊपर RH जो है वो नहीं है तो ये क्या है, ब्लड ग्रुप निगेटिव। बात समझ में आई? ठीक है, आगे हम देख लेते हैं कि व्हाट इज ब्लड ग्रुप। जैसे कि अभी हम पढ़ के आ रहे हैं आगे वाली स्लाइड में कि ब्लड ग्रुप क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा है इसका डिफिनेशन कि a blood group or blood type is a classification of blood based on presence or absence of specific protein markers called antigen। ठीक है, एंटीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस के ऊपर डिपेंड करता है, और ये एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, या फिर कौन से एंटीजन प्रेजेंट है, उसी के हिसाब से हमने क्या नाम रख दिया उनका, ब्लड ग्रुपिंग को हमने क्लासिफाई किया। ठीक है, चलिए अगर यहाँ पे आरबीसी के ऊपर ब्लड ग्रुप ए है, सॉरी एंटीजन ए है, तो उसको हम बोलेंगे ब्लड ग्रुप ए। अगर ए एंटीजन की जगह एंटीजन बी है तो उसको हम बोलेंगे ब्लड ग्रुप बी। अगर ए और बी दोनों प्रेजेंट हैं तो इसको हम बोलेंगे ब्लड ग्रुप ए बी। ठीक है, और यहाँ पे अगर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो इसको हम बोलेंगे ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, तो ये 4 ब्लड ग्रुप तो हो गए, उसके साथ अगर इस आरबीसी के ऊपर RH एंटीजन भी प्रेजेंट है तो ये इसमें से, उसके साथ अगर इसमें से कोई भी एंटीजन प्रेजेंट होगा तो उसके आगे हम लगा देंगे पॉजिटिव, यानी कि ए पॉजिटिव हो सकता है, बी पॉजिटिव हो सकता है, ओ पॉजिटिव हो सकता है, या फिर ए बी पॉजिटिव हो सकता है। अगर यहाँ पे RH भी एब्सेंट है तो उसको हम बोलेंगे निगेटिव निगेटिव। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है कि टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप ने हमने बता दिया कि एंटीजन अगर ए प्रेजेंट है तो ये ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए। एंटीजन बी प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी। एंड अगर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो ये क्या है, ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, अगर एंटीजन ए भी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है तो इसको हम बोलेंगे ब्लड ग्रुप ए बी। ठीक है, ओके। एंटीजन की तो बात कर ली हमने, लेकिन इसके अलावा हमने आरबीसी में ये भी पढ़ा था कि एंटीजन के साथ साथ इसमें एक एंटीबॉडी भी होता है आरबीसी के पास। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि जिस आरबीसी के पास एंटीजन ए है उसके पास कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, तो एंटीजन अगर ए है तो एंटीबॉडी हमेशा उसके विपरीत होती है, हमेशा उसके अपोजिट होती है। क्योंकि अगर एंटीजन एंटीजन और एंटीबॉडी अगर आपस में मैच कर गए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अग्लूटिनेशन, यानी कि क्लम्प्स देखने को मिलेगा। तो एंटीजन अगर ए है तो एंटीबॉडी हमेशा क्या प्रेजेंट होगी, बी। ठीक है, अगर एंटीजन जो है, एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी जो है वो हमेशा क्या प्रेजेंट होगी, बी। ठीक है, इसको हम स्मॉल से दिखा देते हैं। सेम जो दूसरा हमारा एंटीजन, दूसरा जो ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीजन अगर है बी तो इसमें एंटीबॉडी होगी ए। ठीक है, ये है हमारा अगर एंटीजन बी, तो एंटीबॉडी हमेशा उसका उल्टा क्या होगा, ए होगा। ठीक है, वही सेम नेक्स्ट अगर ब्लड ग्रुप में हम देखें कि कोई एंटीजन नहीं है, ना तो एंटीजन ए है ना बी है, तो यहाँ पे जो एंटीबॉडी है वो दोनों पाई जाएंगी, एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी बी। अगर कोई एंटीजन नहीं है तो उसका उल्टा क्या होगा कि दोनों एंटीबॉडी पाए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगर दोनों एंटीजन पाए जा रहे हैं, एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है, तो यहाँ पे उसका उल्टा क्या होगा कि कोई भी एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है
टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, वही चीजें हम फिर से देख रहे हैं, यहाँ पे एक चार्ट के माध्यम से देख लेंगे कि ब्लड ग्रुप जो पहला है ब्लड ग्रुप ए में हम देख रहे हैं कि जो आरबीसी है, ए की आरबीसी, उसके ऊपर एंटीजन कौन सा पाया जाता है, तो एंटीजन ए पाया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ब्लड ग्रुप जो होता है वो एंटीजन के ऊपर डिपेंड करता है, ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन भी क्या होगा, ए होगा। लेकिन एंटीबॉडी हमेशा उसकी क्या होती है, उल्टी होती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एंटीबॉडी में क्या है, इसमें बी। ब्लड ग्रुप अगर ए है तो एंटीजन भी उसमें प्रेजेंट ए होगा, और एंटीबॉडी उसकी क्या होगी, उल्टी हमेशा बी। वही दूसरा अगर हम ब्लड ग्रुप देखें कि ब्लड ग्रुप अगर बी है तो उसके आरबीसी पे प्रेजेंट एंटीजन भी क्या होगा, बी होगा, क्योंकि ब्लड ग्रुप इसी एंटीजन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका अगर एंटीजन बी है तो इसमें एंटीबॉडी क्या होगा, उसका उल्टा ए, ठीक है। अगर तीसरे ब्लड ग्रुप की बात हम करें ए एंड बी, यानी कि इसमें दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, ये जो हमारा आरबीसी है इसके ऊपर दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीजन ए और एंटीजन बी, तो दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो वहां पे एंटीबॉडी नहीं होगी, ठीक है। वही फोर्थ हमारा जो ओ यानी कि इसमें एंटीजन कोई है ही नहीं, तो एंटीजन अगर कोई नहीं है तो उसका जो ब्लड ग्रुप है या फिर आरबीसी जो है उसके ऊपर एंटीजन कोई नहीं है और एंटीबॉडी क्या होगा, यहाँ पे दोनों प्रेजेंट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं एबीओ एंड आरएच कंपेटिबिलिटी, कि कौन सा ब्लड ग्रुप जो है वो किसको ब्लड दे सकता है, ठीक है। यहाँ पे हमने डोनर की बात कर रही है और यहाँ पे रेसिपिएंट की, तो एक तरफ जो है देने वाला और एक तरफ जो है वो रिसीव करने वाला है, यानी कि ये जो है डोनर वो ब्लड दे रहा है किसको, रेसिपिएंट को। यहाँ पे दो चीजें बहुत ही ध्यान देने वाली हैं कि जब भी हम डोनर की बात करेंगे जो ब्लड दे रहा है उसका हमेशा हम एंटीजन देखते हैं कि एंटीजन इसका कौन सा है, और जो ब्लड रिसीव कर रहा है उसका हमेशा हम क्या देखते हैं, एंटीबॉडी, कि डोनर का एंटीजन और रेसिपिएंट का एंटीबॉडी कभी भी मैच नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हमें कोई भी अगर ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करना है तो हमें सिर्फ यही देखना है कि एंटी जो डोनर है उसका एंटीजन रेसिपिएंट के बॉडी से कभी भी क्रॉस मैच नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मान लो कि हमने यहाँ पे डोनर में ब्लड ग्रुप ए ले लिया, ये ब्लड ग्रुप है, हमने क्या ले लिया, ए, और इसकी अगर हम एंटीजन की बात करें तो ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन जो होता है वो सेम होता है ए, एंटीजन तो सेम होगा। और वही हम रेसिपिएंट की अगर हम बात करें कि रेसिपिएंट जो है हमारा यहाँ पे बी है, ये ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, तो इसका जो रेसिपिएंट है उसका हमें क्या देखना है, हमेशा एंटीबॉडी देखनी है। तो एंटीजन तो इसका बी होगा क्योंकि ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, तो इसकी अगर एंटीबॉडी की बात करें तो इसका जो एंटीबॉडी होगा वो होगा ए, ठीक है। तो अब यहाँ पे डोनर का एंटीजन और रेसिपिएंट का एंटीबॉडी सेम है क्योंकि ये भी ए है और ये भी ए है, तो अगर दोनों आपस में मैच कर गए तो यहाँ पे हम कभी भी ब्लड को ट्रांसफ्यूज नहीं कर सकते, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो इसके आगे हम बात करते हैं कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप हैं जो किस ब्लड को किस किस ग्रुप को ब्लड दे सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हमेशा ध्यान में रखना है कि जो हमारा डोनर है उसका हम एंटीजन देखेंगे और जो हमारा रेसिपिएंट है उसका हमेशा एंटीबॉडी देखेंगे, तब हमें कभी भी ट्रांसफ्यूजन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अभी तो हम यहाँ पे एबीओ ट्रांसफ्यूजन की बात कर रहे हैं, आगे चलकर हम आरएच ट्रांसफ्यूजन की भी बात करेंगे कि एबीओ के साथ साथ हमें आरएच भी देखना है, यानी कि कौन ब्लड जो है वो निगेटिव है तो पॉजिटिव को दे सकता है या नहीं दे सकता है, ब्लड ग्रुप जो है पॉजिटिव है तो वो निगेटिव को दे सकता है कि नहीं दे सकता, ठीक है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि ब्लड ग्रुप ए जो है वो किसको किसको ब्लड दे सकता है। तो ब्लड ग्रुप जो है पहले हम ए को देंगे, ए को दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एंटीजन इसका क्या है, ए, और इसका जो है एंटीबॉडी क्या है, बी है, तो ये दोनों आपस में मैच नहीं कर रहा है क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी ये दोनों अगर एक जैसे होंगे तब तो फाइट पक्की है। अगर ये दोनों अलग अलग है कि इससे इसको कोई मतलब ही नहीं है, ये तो ए है ये बी है, तो इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, वो आराम से क्या करेंगे, ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर देंगे क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी हमेशा एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। तो अगर इसका एंटीजन ए है और इसका एंटीबॉडी बी है यानी कि उसका जस्ट अपोजिट है तो यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकता है, यानी कि ए ने ए को दे दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके अलावा अगर हम बात करें कि और किसको ए दे सकता है तो ए बी को, और ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो हमारा ब्लड ग्रुप ए बी है इसमें एंटीजन तो दोनों है लेकिन एंटीबॉडी यहाँ पे कोई है ही नहीं, नो एनी एंटीबॉडी। तो एंटीजन कुछ भी रहे लेकिन जब कोई एंटीबॉडी नहीं है तो यहाँ पे फाइट नहीं होगा क्योंकि अकेले हमेशा लड़ाई नहीं होता,
एक यहाँ पे एंटीजन है और यहाँ पे जो एंटीबॉडी है वो दोनों सेम रहेंगे, सेम एटीट्यूड के, तो वहाँ पे झगड़ा होना है। अगर दोनों अलग अलग एटीट्यूड के होंगे, यानी कि ये ए है ये बी है, तो झगड़ा नहीं होगा, यानी कि वहाँ पे क्लम्स नहीं बनेगा। अगर यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंट है लेकिन यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी है ही नहीं, तो ये अकेले झगड़ा तो करेगा नहीं। ठीक है, तो ए जो है वो ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। ऐसे ही अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप बी की, ठीक है, ब्लड ग्रुप बी की, तो बी जो है वो बी को देगा और ए बी को देगा। ठीक है, सेम वही चीज़ यहाँ पे भी है कि एंटीजन जो है बी में एंटीजन बी होगा और बी में एंटीबॉडी ए होगा, तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टा है, लड़ाई नहीं होगी। ठीक है, और दूसरा जो ए बी है इसमें कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, तो अकेले बी जो है वो तो फाइट करेगा नहीं। ठीक है, तो बी जो है वो किसको देगा, ब्लड बी को देगा और ए बी को देगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, ए बी। ठीक है, ए बी जो है वो सिर्फ और सिर्फ ए बी को ब्लड दे सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है और यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, तो दोनों एंटीजन रहेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उनसे लड़ने वाला एंटीबॉडी ही नहीं है। लेकिन अगर वहाँ पे हम ए बी के अलावा अगर हम ब्लड ग्रुप मान लो क्या रख देते हैं, ए रख दिए, तो ए ब्लड ग्रुप अगर है तो इसमें यहाँ पे प्रेजेंट जो एंटीबॉडी वो होगी बी। अब ये बी इस एंटीजन से फाइट कर जाएगी, यानी कि ये बी और ये बी मैच कर रहा है, तो यहाँ पे कभी भी ट्रांसफ्यूजन नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो जो ब्लड ग्रुप ए बी है उसको हम ए को नहीं दे सकते। सेम अगर हम इसको बी को देने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे भी ब्लड ग्रुप जो है बी का एंटीबॉडी जो है वो बी होगा, सॉरी ए होगा, और ये ए इस ए से फाइट कर जाएगा और यहाँ पे ट्रांसफ्यूजन नहीं हो पाएगा, ब्लड क्लॉट कर जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस ए बी को इस बी को भी नहीं देना है। ठीक है, और वही हम ओ को देने की कोशिश करें तो ओ के पास तो एंटीजन तो नहीं है लेकिन इसके पास एंटीबॉडी में ए भी है बी भी है, ये तो और ज़्यादा खतरनाक हो गया कि तुम दोनों को देखने के लिए यहाँ पे दोनों बैठे हुए हैं कि जैसे ही आओगे हम तुम्हें मारना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ए बी जो है वो ओ को भी नहीं देगी। ठीक है, तो जो ब्लड ग्रुप ए बी है वो सिर्फ और सिर्फ किसको दे सकता है, तो ए बी को दे सकता है। ब्लड ग्रुप जो ए बी है वो सिर्फ किसको देगा, तो ए बी को देगा। उसके अलावा अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप ओ की, तो जिसके अंदर एंटीजन नाम का कोई चीज़ ही नहीं है, एंटीजन नहीं है, तो अब यहाँ पे अगर हम इसको किसको देंगे, ए को दे रहे हैं, तो जब यहाँ पे एंटीजन ही नहीं है, हमने बोला कि एंटीजन एंटीबॉडी दोनों होने चाहिए फाइट करने के लिए और दोनों सेम एटीट्यूड के, ये ए है तो ये भी ए, ये बी है तो ये भी बी होनी चाहिए, तब जाके वहाँ पे क्लैम्प्स होगा, वो आपस में लड़ाई करेंगे और ट्रांसफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन अगर या तो एंटीजन गायब हो या तो एंटीबॉडी गायब हो, तो वहाँ पे हम आसानी से ब्लड को दे सकते हैं। तो यहाँ पे कोई एंटीजन नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे जो है ए के पास एंटीबॉडी है, लेकिन जब एंटीजन है ही नहीं यहाँ पे, तो एंटीबॉडी कोई भी हो वहाँ पे कोई भी फाइट नहीं होगी। ठीक है, वहाँ पे कोई भी अग्लूटिनेशन नहीं होगा। तो ब्लड ग्रुप जो है ओ, वो ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है और ओ को भी दे सकता है, यानी कि ये चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप हैं जो यूनिवर्सल डोनर और रेसिपिएंट होते हैं। ठीक है, उसके पहले हम यूनिवर्सल डोनर और रेसिपिएंट की बात करेंगे, उसके पहले हम एक चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको ब्लड दे सकता है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आपके सामने एक चार्ट दिख रहा होगा जिसमें जो है अभी हम पॉजिटिव और निगेटिव की बात नहीं करेंगे, इसको हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ब्लड ग्रुप जो ए है वो किसको दे रहा है, ब्लड किसको दे रहा है, मतलब कि यहाँ पे किसको डोनेट कर रहा है। तो हमने बताया कि ब्लड ग्रुप ए जो है वो ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। ब्लड ग्रुप जो बी है वो किसको ब्लड दे सकता है, तो बी को देगा और ए बी को देगा। ब्लड ग्रुप ओ जो है वो किसको ब्लड दे सकता है, तो ब्लड ग्रुप ओ चारों को देता है, ओ को देगा, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है, वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है ए बी, तो ए बी जो है वो सिर्फ और सिर्फ ए बी को देगा, जैसे कि हमने यहाँ पे चार्ट में पढ़ा था कि ए बी जो है वो सिर्फ किसको दे सकता है, ए बी को दे सकता है। ठीक है, चलिए ये सारी चीज़ें तो हमने देख लिया। अब हम बात करें कि जो हमारा पॉजिटिव और निगेटिव है ये चीज़ क्या है। तो हमने बताया था कि जिस आरबीसी के ऊपर आर एस प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव। ठीक है, और जिस आरबीसी के ऊपर आर एच जो है वो एब्सेंट है तो उसको हम बोलते हैं निगेटिव। ठीक है, मतलब कि ये जो ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव का मतलब कि ऐसी आरबीसी जिसके ऊपर एक एंटीजन ए भी है
और एक एंटीजन RH है, तो ये हो गया A पॉजिटिव। ठीक है, चलिए अब ये जो पॉजिटिव और निगेटिव ट्रांसफ्यूजन है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव ट्रांसफ्यूजन की। तो मान लो कि हमने यहाँ पे रखा है एक डोनर को और यहाँ पे एक है रिसीवर, फिर रेसिपिएंट। जो भी डोनर है उसके ब्लड ग्रुप में आरबीसी के ऊपर RH प्रेजेंट था, यानी कि ये पॉजिटिव है, और जो रेसिपिएंट है वो निगेटिव है, इसके अंदर RH जो है वो नहीं है, इसके अंदर प्रेजेंट है। इस RH प्रेजेंट वाले ने जब इस निगेटिव वाले को, एब्सेंट वाले को पहली बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया, तो ये जो एंटीजन है RH वो इसकी बॉडी में इंटर किया। पहली बार रेसिपिएंट के बॉडी में एक नया एंटीजन जो है वो इंटर किया। और हम जानते हैं कि अगर हमारी बॉडी में कभी भी कोई नया एंटीजन इंटर करता है तो हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो उसके खिलाफ क्या बना लेती है, एंटीबॉडी। ठीक है, तो यहाँ जो RH इसके अंदर प्रेजेंट है, इसके अंदर तो बाय बर्थ एंटीजन RH प्रेजेंट है, लेकिन इसके अंदर जो रेसिपिएंट है उसके अंदर कोई भी RH बचपन से प्रेजेंट नहीं था, और जैसे ही इसने इसको ट्रांसफ्यूज किया इसके लिए नई चीज़ होगी, और जैसे ही नई चीज़ होगी इसकी बॉडी जो है रेसिपिएंट की बॉडी वो इसके खिलाफ क्या बना लेगी, एंटीबॉडी, जिसको हम बोलेंगे एंटी डी। ठीक है, इस रेसिपिएंट की बॉडी ने इस एंटीजन के खिलाफ एक एंटीबॉडी बना लिया जिसका हमने नाम दे दिया एंटीबॉडी डी। ठीक है, अगर वही हम इसको उल्टा करके देखें कि जो डोनर है वो निगेटिव है और जो रेसिपिएंट है वो पॉजिटिव है। ठीक है, ये निगेटिव यानी कि इसमें RH नहीं है और इसमें RH प्रेजेंट है, ये निगेटिव ब्लड ग्रुप का है और ये पॉजिटिव है। ठीक है, इसने जब इसको ब्लड दिया, जब ये क्या है, पहले से RH निगेटिव है, इसके अंदर कोई एंटीजन RH जैसा है ही नहीं, तो ये अगर ये इसको दे रहा है तो इस डोनर की बॉडी से कोई भी एंटीजन रेसिपिएंट के अंदर RH जैसी नहीं जा रही है, तो यहाँ पे ट्रांसफ्यूजन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि जो चीज़ इसके अंदर बचपन से प्रेजेंट है वो तो इसके अंदर अगर बाहर से भी दे दी जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और हम यहाँ पे जो ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं उसमें तो हम एंटीजन इसको दे भी नहीं रहे, कोई एंटीजन नहीं दे रहे, तो यहाँ पे ट्रांसफ्यूजन क्या होगा, इजीली हो जाएगा। तो मतलब कि अगर ब्लड ग्रुप निगेटिव देने वाला है और पॉजिटिव लेने वाला हो तो ये आसानी से दे सकता है। ठीक है, निगेटिव जो है पॉजिटिव को आसानी से दे सकता है, लेकिन पॉजिटिव जो है वो निगेटिव को आसानी से नहीं दे सकता। ठीक, ओके। इस चार्ट में यहाँ पे है रिसीव, मतलब ये जो ब्लड ग्रुप्स हैं वो किससे किससे ब्लड ले सकते हैं सॉरी। तो जो ब्लड ग्रुप ए है वो ब्लड किसके किससे किससे ले सकता है, ए और ओ से ले सकता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ कि ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है। ठीक है, वहीं पे जो ब्लड ग्रुप बी है वो ब्लड ग्रुप किससे ले सकता है, बी से और ओ से ले सकता है ब्लड। जो ब्लड ग्रुप ओ है वो सिर्फ और सिर्फ किससे ब्लड लेगा, ओ से लेगा, और जो ब्लड ग्रुप ए बी है वो चारों ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकती है। यहाँ पे बस डिपेंड करता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव। ओके, चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट की। ठीक है, तो यूनिवर्सल डोनर में हमने एक ब्लड ग्रुप लिखा हुआ O निगेटिव, और यूनिवर्सल जो रेसिपिएंट है उसमें हमने ब्लड ग्रुप का नाम लिखा है AB पॉजिटिव। ठीक है, O जो ब्लड ग्रुप है और निगेटिव होना चाहिए, यानी कि ऐसी आरबीसी जिसके ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं हो, ना तो ABO एंटीजन प्रेजेंट हो ना तो RH एंटीजन प्रेजेंट हो। ठीक है, अगर हम इस ओ निगेटिव को किसी भी ब्लड के, किसी भी ग्रुप के ब्लड को हम ट्रांसफ्यूज करने की कोशिश करें, जो हमारा O निगेटिव है इसको हम किसी भी ब्लड ग्रुपिंग वाले पेशेंट को अगर हम ट्रांसफ्यूज करने की कोशिश करें तो वहाँ पे हम देखेंगे कि कोई भी एग्लूटिनेशन नहीं होगा। और ऐसा क्यों होगा, हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहले अगर हम O निगेटिव को A पॉजिटिव को देने की कोशिश करें, हम यहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, तो हमने जब O निगेटिव को A पॉजिटिव से देने की कोशिश की तो यहाँ पे एंटीजन जो है वो A है और यहाँ पे एंटीजन RH है। दो एंटीजन तो यहाँ पे प्रेजेंट है, एंटीजन ब्लड ग्रुप अगर A है तो एंटीजन क्या होगा, A है। लेकिन अगर ये ब्लड ले रहा है, A क्या है, रेसिपिएंट है, और O निगेटिव क्या है, डोनर है, तो इसका हम एंटीजन नहीं, इसका हम एंटीबॉडी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका एंटीजन है, सॉरी एंटीबॉडी है, वो क्या हो जाएगा, इसका B होगा, क्योंकि अगर एंटीजन A है तो एंटीबॉडी क्या होगा, B होगा। और यहाँ पे क्या है, RH एंटीजन जो है वो पहले से प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी हो कभी भी फाइट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमने बोला था
कि एंटीजन और एंटीबॉडी रहेंगे दोनों, तभी वहाँ पे क्या होगा, अग्लूटिनेशन होगा। लेकिन ये जो ब्लड ग्रुप हमारा, यहाँ पे ना तो RH एंटीजन है और ना तो ABO एंटीजन है। तो जब कोई एंटीजन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो अगर इसको हम इस ब्लड ग्रुप को ट्रांसफ्यूज कर भी देंगे तो यहाँ पे कोई भी अग्लूटिनेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो RH निगेटिव जो है उसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, किसी भी ब्लड को किसी भी पेशेंट को हम दे सकते हैं। ठीक है, ओके। हमने A पॉजिटिव को दिया, हमें कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली। अगर हम वही चीज़ A निगेटिव को देंगे तब भी हमें कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जब यहाँ पे एंटीजन है ही नहीं, तो यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट हो, यानी कि रेसिपिएंट के अंदर कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट हो, जब देने वाले के अंदर एंटीजन ही नहीं है, तो वहाँ पे कोई भी अग्लूटिनेशन कोई भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हमने A पॉजिटिव को दिया, दे दिया। A निगेटिव को दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। B पॉजिटिव को दे सकते हैं, B निगेटिव को दे सकते हैं, AB पॉजिटिव को दे सकते हैं, AB निगेटिव को दे सकते हैं, और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, O पॉजिटिव और O निगेटिव को भी हम इसको दे सकते हैं। तो जब हमने इसको सारे ब्लड को दे दिया, सारे ब्लड को हमने ट्रांसफ्यूज किया और हमें वहाँ पे कोई भी अग्लूटिनेशन देखने को नहीं मिला, क्योंकि इन सारे ब्लड में, इन सारे ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट हो, बट यहाँ पे जब एंटीजन है ही नहीं, तो हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। और यही रीजन है कि जो हमारा O निगेटिव ब्लड ग्रुप है उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट की। ठीक है, चलिए। यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो है वो हमारा O पॉजिटिव। ठीक है, ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। यूनिवर्सल रेसिपिएंट इसको हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो है AB पॉजिटिव, ये किसी से भी ब्लड ले सकता है, इसको कोई भी ब्लड दे सकता है। कैसे दे सकता है, आइए हम देख लेते हैं। कि हमने अगर यहाँ पे मान लो कि A पॉजिटिव रखा, ये डोनर है, ठीक है, और ये क्या है, रेसिपिएंट है, ये रिसीव कर रहा है और ये क्या कर रहा है, दे रहा है। तो डोनर A पॉजिटिव के अंदर हमने देखा कि एंटीजन क्या है, A है, और एक एंटीजन क्या है, RH है, ये भी प्रेजेंट है और ये भी प्रेजेंट है। लेकिन AB जो पॉजिटिव है, AB पॉजिटिव जो है, उसके अंदर हमने देखा कि AB अगर एंटीजन है तो एंटीबॉडी यहाँ पे कोई भी नहीं होगा। यहाँ पे एंटीबॉडी क्या है, कोई नहीं है, क्योंकि रेसिपिएंट का हमें क्या देखना है, एंटीबॉडी देखना है। तो इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगा AB के अंदर। और दूसरा चीज यहाँ पे पॉजिटिव, यानी कि इसके अंदर RH तो प्रेजेंट है। तो जो एंटीजन इसके अंदर बाई बर्थ प्रेजेंट है, उसको अगर हम बाहर से दे देंगे तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कि यहाँ पे जब पहले से RH प्रेजेंट है, तो हमने ये वाला जब RH इसको दिया, तो RH लेके, क्योंकि ये भी एंटीजन RH है और ये भी एंटीजन RH है, यहाँ पे कोई भी अग्लूटिनेशन नहीं होगा। अब इसी प्रकार हम अगर AB पॉजिटिव को A निगेटिव देने की कोशिश करें, तो यहाँ पे एंटीजन तो A है, लेकिन यहाँ पे एंटीबॉडी कोई नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे जो RH एंटीजन था ये तो है ही नहीं, तो यहाँ पे अगर RH एंटीजन है तभी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो इसके पास पहले से है और उसको तो हम बाहर से दे भी नहीं रहे, तो यहाँ पे ट्रांसफ्यूजन क्या होगा, इजिली हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो हमने AB पॉजिटिव को A पॉजिटिव दिया, A निगेटिव दिया। अगर हम B पॉजिटिव B निगेटिव भी देंगे तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके अलावा AB पॉजिटिव और AB निगेटिव दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसके साथ साथ हम अगर दें O पॉजिटिव एंड O निगेटिव भी, इसको हम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, और यहाँ पे कोई भी अग्लूटिनेशन नहीं होगा। इस वजह से हम क्या बोलते हैं, AB पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये जो है यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट के ऊपर जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, उसके बाद हम एक एक एबनॉर्मलिटी के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। सॉरी, जिसका नाम है ABO एंड RH इनकम्पेटिबिलिटी। मतलब कि ABO सिस्टम जो है या फिर RH सिस्टम आपस में मैच नहीं कर रहा है, और जैसे ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं ब्लड हम, वहाँ पे क्या हो जा रहा है, क्लम्स बन जा रहा है, ब्लड क्या हो रहा है, जम जा रहा है। ठीक है, तो मान लो कि कोई भी ब्लड ग्रुप हमने, जैसे कि ब्लड ग्रुप A है, हमने इसको ब्लड ग्रुप B को डोनेट कर दिया, तो यहाँ पे एंटीजन तो A है डोनर का, और रेसिपिएंट का एंटीजन तो B है, लेकिन एंटीबॉडी क्या है, A। यहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में मैच कर गए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अग्लूटिनेशन, यानी कि कोई भी ट्रांसफ्यूजन हम नहीं कर पाएंगे। और अगर ऐसा हमने कर दिया और वहाँ पे क्या हो गया, क्लम्स बन गया, तो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं ABO इनकम्पेटिबिलिटी। ठीक है, चलिए।
हम बात करें अगर RH इनकम्पेटिबिलिटी की, तो ये जो कंडीशन है, ये एक बीमारी है जो कि प्रेगनेंसी में देखने को मिलती है। बीमारी नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि एक कंडीशन होती है जो कि प्रेगनेंसी में देखने को मिल सकती है, जिसमें जो मदर है प्रेगनेंसी में भी देखने को मिल सकती है, या फिर अगर हम रॉन्ग ट्रांसफ्यूजन कर दिए किसी पे तो उसमें भी देखने को मिल सकती है। इसमें क्या है कि अगर जो रेसिपिएंट है, ठीक है, जो ब्लड रिसीव कर रहा है, वो क्या हो, RH निगेटिव है, उसके अंदर बचपन से कोई भी RH नहीं था, ये क्या है, रेसिपिएंट है। और हम जो डोनर था वो क्या है, RH पॉजिटिव है। तो हमने इसको जब पहली बार ब्लड दिया, तो इस बॉडी के अंदर पहले से RH जैसी कोई चीज़ नहीं थी, और जैसे हमने इसको बाहर से दिया, इसके अंदर इस एंटीजन के खिलाफ एक एंटीबॉडी बन जाएगी, जिसको हमने नाम दिया था एंटी-D, ठीक है। अब ये एंटीबॉडी तो इसके अंदर बन के तैयार है, तो फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, एक बार दे दिया कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोबारा ये RH को फिर से अगर इसकी बॉडी में दिया गया, तो ये जो इसके खिलाफ एंटीबॉडी बन के तैयार बैठी है, वो तुरंत इसको मारना शुरू कर देगी, और वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, अग्लूटिनेशन, ठीक है। तो यही जो RH और RH आपस में फाइट कर रहे हैं, यानी कि इसमें प्रेजेंट नहीं था, और जब प्रेजेंट नहीं था तो पहली बार ट्रांसफ्यूजन किया, तो उसके खिलाफ क्या बन गई, एंटीबॉडी बन गई। अब ये जो एंटी-D है, ये एंटीबॉडी रेसिपिएंट के अंदर वो इस एंटीजन, जो डोनर का एंटीजन है, इसको क्या करेगी, मार देगी, और वहाँ पे क्रम्स बनेगा, और इसी को हम नाम देते हैं RH इनकम्पेटिबिलिटी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया, और आपको जो भी क्वायरी हो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में करिए, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। धन्यवाद।